जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे हम हिंदी व्याकरण संबंधी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा रहे हैं। और देखिए, इसके प्रीवियस के वीडियो में हमने हिंदी से संबंधित जो भाषाएं बोलियां हैं उनसे जो रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उन पे डिस्कस किया था। और आज जो हमारा टॉपिक है हिंदी की संवैधानिक स्थिति। हिंदी की संवैधानिक स्थिति पे देखें तो किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संघ की राजकीय भाषा है। तो कई बार ये विवादित स्थिति में आ जाता है कि राजभाषा है, राष्ट्रीय भाषा है, आखिर हमारी हिंदी को कौन सी भाषा के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया है। तो यहाँ पे देखिए, जो भारतीय संघ की राजकीय भाषा है, राजकाज की भाषा है, वो हमारे यहाँ पे देवनागरी लिपि में हम हिंदी को मानते हैं, है ना। तो भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी है और लिपि क्या है, तो संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि जो है हमारी वो जो है देवनागरी है। यानी राजकाज की भाषा में हम हिंदी का प्रयोग करते हैं और लिपि जो हमारी है वो देवनागरी लिपि है। हिंदी भारत की राजभाषा है। हिंदी को देखिए राष्ट्रीय भाषा नहीं कह रहे, राजभाषा, राजकाज की भाषा। तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला? 14 सितंबर 1949 को मिला। ये भी ध्यान रखिए, हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को मिला। भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी है। अब यहाँ पे देखिए, कुछ संवैधानिक स्थिति के बारे में बताया गया है कि भारतीय संविधान की अगर बात करें तो भाग 17 जो है, भारतीय संविधान में जो 22 भाग है, अभी 25 है, तो ये जो भारतीय संविधान में भाग है उनमें भाग जो 17 है, इसके तहत जो अनुच्छेद 343 है, 343 से लेके 351, तो 343 से 51 तक जो राजभाषा संबंधी प्रमुख प्रावधान है किसमें? भाग 17 में। अब भाग 17 में अगर 343 से 51 तक में प्रोविजन है तो 343 का एक क्या कहता है? क्लॉज 1, ये संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजन के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। तो ये 343 क्लॉज 1 में कहता है। और फिर जैसे 344 में जाते हैं तो ये कहा गया कि राजभाषा के संबंध में और आयोग संसद की समिति के संदर्भ में। अब राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं करके है तो ये 345 में है। एक राज्य दूसरे राज्य से जब बातचीत करेंगे, पत्र आदि का व्यवहार होगा, वो किस में होगा? तो हिंदी में होगा। 348 में कहा गया, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है 348 वाला, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में और अधिनियम विधेयक आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के संदर्भ में जो जानकारी दी गई 348 में है। 350 क्लॉज क में ये प्राथमिक स्तर पे जो मातृभाषा में शिक्षा देने की बात की गई है कि जो बच्चों को प्राथमिक स्तर पे शिक्षा दी जाए, मूलभूत शिक्षा, तो उसमें जो है हमें अपनी लैंग्वेज का ध्यान रखना है, हिंदी का। और 350 खा में भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के विशेष अधिकारी के रूप में और हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश, ये 351 में है। 14 सितंबर 49 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया? अनडाउटली कह सकते हैं 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने जो है हिंदी को भारत संघ की राजभाषा का दर्जा दिया। अब एक क्वेश्चन ये है कि जो भारतीय संविधान में क्या शुरू से अगर कहा जाए तो इन लोगों ने हिंदी को रख दिया और ये कहा कि राष्ट्रीय भाषा बना लो, या कुछ दिन इंग्लिश में काम चलाओ फिर हिंदी को अपना लो? तो एक ये थोड़ी सी आती है एक विरोधाभास की स्थिति कि हमारे यहाँ पे राजकाज की भाषा तो हमने अपनी अपनी जगह पे जो भी है तो वो भाषाओं में हिंदी को अपना लिया है, परंतु जब एक राष्ट्रीय भाषा की बात आती है तो इसमें एक द्वंद्व की स्थिति आती है, हिंदी या अंग्रेजी। तो भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग, कि आप हिंदी भी करो और हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का भी प्रयोग करो, ये कितने वर्षों तक करने का सुझाव दिया गया था। जब हमें आज़ादी प्राप्त हुई इसके बाद ये हुआ कि आप समानांतर हिंदी प्लस अंग्रेजी दोनों को लेके चलो, पर एक समय के बाद अंग्रेजी बंद कर देना और हिंदी प्रोमिनेंट हो जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। तो ये कितने वर्षों तक सुझाव दिया गया था ऐसे चलने के लिए? तो यहाँ पे देखिए 15 वर्षों तक सुझाव दिया गया था कि हिंदी के साथ अंग्रेजी भी साथ में लेके चलिए, ऐसा 15 वर्षों तक करिएगा। और प्रथम राजभाषा आयोग की रिपोर्ट के अनुसार अनुच्छेद 343 के अधीन संसद ने जो राजभाषा अधिनियम 1963 है, इसमें कहा था राजभाषा अधिनियम 1963 में कि 15 वर्षों के बाद भी अंग्रेजी का प्रयोग हिंदी के साथ साथ किया जा सकता है। तो देखिए, पहले तो बोला गया था 15 वर्षों तक करिए, परंतु जो प्रथम राजभाषा आयोग की रिपोर्ट आई उसके अनुसार अनुच्छेद 343 के अधीन संसद ने कहा कि जो राजभाषा अधिनियम 1963 है उसमें ये कहा गया कि नहीं, 15 वर्षों के बाद भी आप अंग्रेजी का प्रयोग हिंदी के साथ साथ कर सकते हैं। और आज ऐसी स्थिति हो गई कि अंग्रेजी ज़्यादा ही ऊपर हो गया और हिंदी दब गया उसमें कहीं। तो ये राजभाषा अधिनियम 1963 का काम है कि उसने अलाउ कर दिया कि आप हिंदी के साथ इंग्लिश को भी लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं है।
भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को शासकीय भाषा घोषित किया गया है? तो हिंदी को शासकीय भाषा 343 के तहत, और संविधान का जो भाग 17 है उसके अनुच्छेद 343 में संघ की भाषा को उल्लेख है। इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान के 8वीं में शामिल नहीं है? तो यहाँ पे देखिए जो तुलु है, ये तुलु नहीं शामिल है। सिंधी भी है, कन्नड़ भी है, नेपाली भी है, परंतु जो तुलु है ये जो है 8वीं भाषा में जो है शामिल नहीं है। तुलु भाषा कहाँ का है, और इस पे लेके काफ़ी बीच बीच में विवाद भी होता है। तो ये जो तुलु भाषा ये कर्नाटक और केरल, तुलु भाषा कर्नाटक तथा केरल राज्य के कुछ भागों में बोली जाती है, जिसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग चल रही है, जबकि अन्य दी गई भाषाएं संविधान में ऑलरेडी हैं 8वीं अनुसूची में। तो जो तुलु भाषा है ये तुलु केरल के कासरगोड जिले को सप्त भाषा संगम भूमि, केरल का जो कासरगोड जिला है, कासरगोड जिले को सप्तभाषा संगम भूमि के नाम से जाना जाता है। तुलु भी इन्हीं 7 में से एक है। केरल व कर्नाटक राज्य के तुलु बाहुल्य क्षेत्रों को तुलुनाडु के नाम से भी जानते हैं। तुलु द्राविड़ भाषा परिवार के तहत आता है। वर्तमान में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि संविधान के लागू होने के 15 वर्षों तक अंग्रेजी का प्रयोग? ये 343 में है कि जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 क्लॉज 2 के तहत ये प्रावधान किया गया है कि संविधान के लागू होने के 15 वर्ष तक अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होगा। बाद में अनिश्चित काल तक ये जारी कर दिया गया। ये चीज़ें हैं। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब दी गई? तो 14 सितंबर 1949 को, है ना। किस तिथि को भारत के संविधान में हिंदी को भारत की राजभाषा का मान्यता? वही सेम क्वेश्चन है 49 में, और 343 के तहत इसको जो है राजभाषा का दर्जा और फिर देवनागरी लिपि को राष्ट्रलिपि का दर्जा दिया गया। ये सभी चीज़ें। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा? तो वही क्वेश्चन है 14 सितंबर 1949। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को। और साथ ही साथ अगर देखें 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया है? तो 343 में। 343 में हिंदी को राजभाषा, इसकी लिपि देवनागरी। अनुच्छेद 343 क्लॉज 1 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। निम्नलिखित में से किस भाषा को संविधान के अष्टम सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो छत्तीसगढ़ी को जो है अष्टम सूची में जो है छत्तीसगढ़ी को सम्मिलित नहीं किया गया। अष्टम सूची यानी 22 भारतीय भाषाओं के बारे में अगर बात करें तो 22 में से कौन कौन है? असमिया, बांग्ला, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, है ना। तो इसको ऐसे भी आप बांट के थोड़ा याद कर सकते हैं कि देखिए एक तो हिंदी हम लोग जानते हैं ना, संस्कृत को करते हैं, अंग्रेजी तो है नहीं इसमें, तो हिंदी है, संस्कृत है। तो हिंदी संस्कृत को आप अलग करते हैं तो बचता है 20। अब 20 में आप पूरे भारत को अगर आपने बांट दो तो अगर दक्षिण भारत में जाते हो तो तमिल भी आता है ना। तमिल के साथ अगर देखिए तो दक्षिण भारत में कन्नड़ भी हो गया, है ना। कन्नड़ है, तमिल है, और तमिल के साथ यहाँ पे अगर आप देखिए तो जो है मलयालम, है ना, मलयालम हो गया। और यहाँ पे देखिए तेलुगु दिख रहा है क्या? तेलुगु। तो क्या हो गया? तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। 4 तो यहाँ से हो गया दक्षिण भारत से, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, है ना। अब 4 आपने इधर देख लिया। अब बात रही कि हम अगर पूर्वोत्तर में थोड़ा जाएं तो असमिया भी है, असमिया हो गया, उड़िया है ना, असमिया, उड़िया, संथाली भी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमें हिंदी और हिंदी, संस्कृत, उर्दू 3 यहाँ पे हो गया। 4 आपको जो है तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम हो गया। इनके अलावा बात करें तो असमिया, बांग्ला, है ना, उड़िया जो है असमिया, बांग्ला, उड़िया हो गया। इनके अलावा संथाली भी हो गया। और आप देखिए यहाँ पे कश्मीरी, ऊपर से कश्मीरी है, नेपाली भी है। तो इस तरीके से आप देखिए असमिया, बांग्ला, बूडो, गुजराती, इधर से गुजराती भी है, मराठी भी है ना। तो इस तरीके से आप इनको ध्यान रखेंगे तो याद रहेगा। बस ये है कि ध्यान रखिए ये जो नए जोड़े गए इससे क्वेश्चन आता है कि जैसे 21वें संशोधन, 71वें संशोधन, 92, तो 3 प्रकार के संशोधनों को करके जो है 22 भाषाओं को पूरे ऐड करके बनाया गया है। तो यहाँ पे 21वां जो संशोधन अधिनियम हुआ था तो 1967 में हुआ। 21वां 1967, 71, 92 और 92 2003, है ना। तो यहाँ पे आपको देखिए
कि जो 21वां संशोधन 67 में हुआ वहाँ पे सिर्फ सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, ओनली वन सिंधी को। और 71वां जो हुआ था उसमें नेपाली मणिपुरी कोंकणी को जोड़ा गया। और संविधान का 92 जो है इसमें मैथिली, डोगरी, बोडो, संथाली। तो जो 92 संशोधन 2003 में हुआ उसमें 4, तो 4, 3, 7, 1, 8 टोटल 8 को जोड़ा गया। इसके पहले आप देखिए 22 नहीं रहे हैं, 14 थी। तो 21वां 67 सिंधी भाषा, 71 92 नेपाली मणिपुरी कोंकणी, 92 2003 मैथिली, डोगरी, बोडो, संथाली। भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? तो अभी देखिए फिर से वही क्वेश्चन 343 हिंदी है ना। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान के 8वीं अनुसूची में है? तो 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा है? नेपाली। नेपाली भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। इसे संविधान के 71वें संशोधन 92 द्वारा मणिपुरी एवं कोंकणी के साथ जोड़ा गया है। प्रारंभ में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? तो प्रारंभ में ये 14 ही थी, जो अब 22 हो गई हैं, क्योंकि 21वां 1967 में सिंधी को जोड़ दिया गया। 92 2003 में जो है मैथिली, डोगरी, बोडो, संथाली को जोड़ दिया गया है। कांगड़ी, राजस्थानी तथा गोंडवी अभी 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। देखिए कांगड़ी नहीं शामिल है, राजस्थानी नहीं है, गोंडवी नहीं है, तुलु नहीं है, ये सब शामिल नहीं है। हिंदी पर सामासिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में है? सामासिक संस्कृति के लिए निर्देश दिया गया है, तो आप देखिए 351। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 351 है हिंदी पर सामासिक संस्कृति के वहन का दायित्व निर्धारित करता है। वस्तुतः इस अनुच्छेद के अनुसार संघ का ये कर्तव्य होगा कि वह हिंदी के प्रचार प्रसार को बढ़ाए, उसका विकास करे, ताकि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों का अभिव्यक्ति कर पाए और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी में और 8वीं सूची में लिखित भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए तथा जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से तथा गौणता अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करें। अन्य महत्वपूर्ण तत्वों में देखें तो अनुच्छेद 243 उपबंधित करता है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। अनुच्छेद 348 की बात करें तो अनुच्छेद 348 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अधिनियम, विधेयक आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के संदर्भ में। 349 भाषा संबंधित कुछ विधियां नियमित उनके लिए हैं। 344 राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद के संदर्भ में समिति का प्रावधान है। हिंदी को राजभाषा घोषित करने वाले हिंदी भाषी प्रस्तावक का नाम क्या था? देखिए हिंदी को राष्ट्रभाषा बना दे ऐसा प्रस्ताव कोई हिंदी भाषी जो हिंदी नहीं बोलता, जिस क्षेत्र का वो नहीं है, उसमें गोपाल स्वामी आयंगर थे। तो हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने वाले हिंदी भाषी प्रस्तावक का नाम गोपाल स्वामी आयंगर है। गोपाल स्वामी आयंगर जो है, इनका जन्म अगर बात करें तो 1882 ईस्वी में तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के तहत तंजावुर जिला में हुआ था, जो वर्तमान में तमिलनाडु राज्य के तहत आता है। इन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जबकि ये गैर हिंदी भाषी क्षेत्र के थे। ये जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री तथा भारत के रेल व परिवहन मंत्री भी रहे थे। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन देखने को मिलता है? तो हिंदी भाषा के विकास से संबंधित निर्देश। हिंदी भाषा के विकास के लिए यह विशेष निर्देश अनुच्छेद 351 में दिया गया है कि संघ का एक कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, जिससे वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके एवं उसका शब्द भंडार समृद्ध और संवर्धित हो। तो यहाँ पे देखिए 14 सितंबर 1949 के दिन हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। तब से प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ये संविधान की किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये जो है अनुच्छेद 343 में देखने को मिलता है। चौदह सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से निर्णय लिया कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी। यही कारण है कि प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं। संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 क्लॉज 1 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के तहत राजभाषा घोषित किया गया है? 343 क्लॉज 1 के तहत जो है घोषित किया गया है संघ की राजभाषा हिंदी, लिपि देवनागरी। अनुच्छेद 343 क्लॉज 2 द्वारा 15 वर्ष की अवधि तक संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था।
संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला? तो 343। भारतीय संविधान में अनुच्छेद जो 343 से 351 तक राजभाषा का प्रावधान है। अनुच्छेद 343 क्लॉज 1 उपबंधित करता है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी तथा संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। अनुच्छेद 343 क्लॉज 2 के अनुसार खंड 1 में किसी बात के होते हुए भी संविधान के प्रारंभ में 15 वर्ष की अवधि तक संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होगा, परंतु उक्त अवधि के बाद भी संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए जो है यथावत दोनों रह सकते हैं। लिपि एवं देवनागरी लिपि। लिपि किसे कहते हैं? लिपि क्या होता है? लिपि लिखित ध्वनि संकेत को कहते हैं। जो ध्वनि का संकेत होता है लिखित रूप में, तो लिपि उसी को कहते हैं। लिखित ध्वनि संकेतों को लिपि कहते हैं। लिखित ध्वनि संकेत यानी जो हम बोलते हैं, जो संकेत करते हैं, तो उसको लिखित रूप अगर प्रदान कर दे तो लिखित ध्वनि संकेत को लिपि कहते हैं। वस्तुतः भाषा के उच्चरित ध्वनि रूप को दृष्ट रूप देने यानी दृश्य रूप, दिखाई देने वाले रूप देने के लिए लिपि का विकास हुआ। लिपि संबंधित भाषा के प्रतीक, चिन्ह, वर्ण, अक्षरों को आकार देती है, जैसे हिंदी की लिपि देवनागरी जो हिंदी वर्णमाला को आकार देती है। लिपि की आवश्यकता क्यों होती है? भाषा को लिखने में, है ना। जैसे हिंदी भाषा को लिखने के लिए देवनागरी लिपि चाहिए। विश्व की प्राचीनतम मानी जाने वाली लिपियों में से कौन सी है? तो ब्राह्मी लिपि। यहाँ पे वैसे शारदा लिपि, नागरी, कैथी सभी दिया है कन्फ्यूजन के लिए, लेकिन जो विश्व की प्राचीनतम मानी जाने वाली लिपियों में से एक लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है। विश्व की प्राचीनतम लिपि जो है ना वो ब्राह्मी मानी जाती है। ये वर्णमाला युक्त लिपि है। ब्राह्मी जो है ना ये वर्णमाला युक्त लिपि है। भारतीय लिपियों के बारे में बात करें तो भारतीय लिपि में एक ब्राह्मी लिपि, एक खरोष्ठी लिपि है। अब ब्राह्मी में अगर बात करें तो ब्राह्मी लिपि में उत्तर ब्राह्मी लिपि है, एक दक्षिण ब्राह्मी है। और जो उत्तर ब्राह्मी है उसमें गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, प्राचीन, फिर नागरी या देवनागरी लिपि। तो एक उत्तरी लिपि है, उत्तरी ब्राह्मी है, एक दक्षिणी ब्राह्मी है। उत्तरी में कौन कौन से आते हैं? उत्तरी ब्राह्मी में जो है गुप्त लिपि आता है, कुटिल आता है, प्राचीन नागरी, नागरी या देवनागरी लिपि। और जो दक्षिण का ब्राह्मी है, दक्षिण ब्राह्मी में पश्चिमी लिपि, मध्य देशी लिपि, तेलुगु कन्नड़ लिपि, ग्रंथ लिपि, कलिंग लिपि, तमिल लिपि। तो पश्चिमी लिपि, मध्य देशी लिपि, तेलुगु कन्नड़ लिपि, ग्रंथ लिपि, कलिंग लिपि, तमिल लिपि, ये सभी दक्षिण में आते हैं। कुछ विद्वान इसे विदेशी लिपि मानते हैं, किसको? खरोष्ठी को कुछ विद्वान जो है इसको जो है विदेशी लिपि मानते हैं। किस भाषा की लिपि ब्राह्मी के दक्षिणी रूप में विकसित हुई है? तो दक्षिण रूप में कन्नड़। कन्नड़ भाषा की जो लिपि है उसका विकास अशोक के ब्राह्मी लिपि के दक्षिणी प्रकारों से हुआ है। दक्षिण पश्चिम भारत के कर्नाटक राज्य की राजभाषा जो दक्षिण द्रविड़ शाखा से संबंधित है और साहित्यिक परंपरा वाली 4 प्रधान द्रविड़ भाषाओं में दूसरी सर्वाधिक प्राचीन भाषा है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखा जाता है? तो इनमें से कोई नहीं है हिंदी भाषा। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है जो विकल्पों में नहीं है। हिंदी नागरी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है जिसमें लेखन कैसे होता है? तो देखिए हिंदी जब भी आप लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? तो हिंदी हमेशा जब भी लिखने बैठते हैं तो बाएं से दाएं लिखते हैं, ये नहीं कि दाएं से बाएं लिखते हैं। तो हिंदी में जो देवनागरी में लेखन होता है वो बाएं से दाएं होता है, हम लोग लिखते हैं बाएं से दाएं। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। खरोष्ठी लिपि जो है वो दाहिने से। तो खरोष्ठी लिपि यहाँ से इस तरीके से अगर देखें तो यहाँ से यानी दाहिने शुरू होते बाएं तक आते हैं, फिर इस तरीके से इनका क्रम चलता रहता है। तो यहाँ पे देखिए जो ब्राह्मी लिपि है तो हिंदी देवनागरी लिपि जिसमें लेखन जो होता है बाएं से दाएं होता है और जो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। और जो खरोष्ठी लिपि की बात है उसमें दाएं से बाएं लिखा जाता है। खरोष्ठी में मसनबी जो सूफी काव्यों की एक शैली है। देवनागरी लिपि में स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी है? स्वर वर्ण की संख्या कितनी है देवनागरी में? तो स्वर है 11। देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? 11 है। ये इस प्रकार है अ आ इ ई उ री ए ओ औ और अंक ये जो मानते हैं ये नहीं है। तो टोटल कितने हैं देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या? देवनागरी में 11 है। री है, बाकी ए ओ औ। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी में लिखी जाती है हिंदी। देवनागरी लिपि में लिखी जाती है हिंदी जिसमें लेखन बाएं से दाएं होता है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है।
यानी जो ये आया हुआ है देवनागरी लिपि, ये कहाँ से आया है? ब्राह्मी लिपि से। खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं। हिंदी भाषा को कौन सी लिपि में लिखा जाता है? हिंदी भाषा को कौन सी लिपि में? तो हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में। हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, पंजाबी भाषा गुरमुखी लिपि में लिखा जाता है। इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो मराठी जो है, देखिए मराठी भी ना, ये क्वेश्चन आता है तो मराठी जो है, मराठी भी देवनागरी में ही लिखी जाती है। इसको ध्यान रखिएगा कि देवनागरी में जो है, मराठी को भी देवनागरी में ही लिखते हैं। मराठी भाषा की लिपि देवनागरी है, किंतु कुछ लोग मोड़ी लिपि का भी प्रयोग करते हैं मराठी के लिए। मोड़ी लिपि भाषाएं तथा उनकी लिपियों के बारे में, तो जो पंजाब है, पंजाब में गुरमुखी लिपि, लहंदा व लंडा व फारसी, और हिंदी मराठी देवनागरी में, है ना। तो लहंदा, लंडा व फारसी में, हिंदी हिंदी और मराठी दोनों देवनागरी में, पंजाबी गुरमुखी। वर्णमाला रहित लिपियाँ जो है, जो वर्णमाला रहित है, तो चीनी लिपि जो है ये वर्णमाला रहित लिपि है। सिंधु घाटी लिपि वर्णमाला रहित नहीं है। क्रीटी लिपि और साथ ही वी टाइप लिपि, तो इसमें ये देखिए जितने भी वर्णमाला रहित लिपियाँ हैं, तो उसमें चीनी भी आता है, सिंधु घाटी भी है, क्रीटी भी है, ही टाइप लिपि भी है। देवनागरी लिपि का सबसे पहले प्रयोग किस राज्य में हुआ था? तो देवनागरी लिपि जो है सबसे पहले प्रयोग में आया था कहाँ पे? गुजरात में। देवनागरी का नामकरण विवादास्पद है। देवनागरी, अधिकतर विद्वान गुजरात के नागर ब्राह्मण से इसका संबंध जोड़ते हैं। उनका मानना है कि गुजरात में सबसे पहले प्रचलित होने से वहाँ के पांडित वर्ग अर्थात नागर ब्राह्मणों के नाम से इसे नागरी कहा गया। अपने अस्तित्व में आने के तुरंत बाद इसने देवभाषा संस्कृत को लिपिबद्ध करना शुरू कर दिया। तो देवनागरी का नामकरण विवादास्पद है। अधिकतर विद्वान गुजरात के नागर ब्राह्मण से इसको जोड़ के देखते हैं। उनका पांडित वर्ग मान के चलता है कि हमसे ही जुड़ा हुआ है, अर्थात नागर ब्राह्मणों के नाम से इसे नागरी कहा गया। अपने अस्तित्व में आने के तुरंत बाद इसने देवभाषा संस्कृत को लिपिबद्ध किया, इसलिए नागरी में देव शब्द जुड़ गया और बन गया देवनागरी। देवनागरी लिपि का सबसे पहले प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट 7वीं से 8वीं सदी एक शिलालेख में करते हैं। कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई है? तो अगर देखिए तो देवनागरी एक लिपि है जिसका विकास ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। देवनागरी लिपि में अनेक भारतीय भाषाएं तथा कुछ विदेशी भाषाएं देखी जाती हैं। संस्कृत, पाली, हिंदी, मराठी, कोंकणी, सिंधी, कश्मीरी, नेपाली, गढ़वाली, बोडो, आंगिका, मगही, भोजपुरी, मैथिली और संताली आदि भाषाएं देवनागरी में हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी नागरी में लिखी जाती है। हिंदी नागरी लिपि में लिखी जाती है जिसमें लेखन बाएं से दाएं होता है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी से हुआ है, खरोष्टी का दाएं से बाएं। नागरी लिपि को दक्षिण में क्या कहा जाता है? तो नागरी लिपि को नंदी नागरी कहा जाता है। ये भी ध्यान रखिए, नागरी लिपि जो है ना, नागरी लिपि को दक्षिण में किस नाम से संबोधित किया जाता है? नागरी लिपि को नंदी नागरी। नागरी लिपि को दक्षिण भारत में नंदी नागरी कहा जाता है। नागरी लिपि को देवनागरी। देवनागरी लिपि में हिंदी, संस्कृत, मराठी, सिंधी, कश्मीरी, नेपाली, संताली आदि भाषाएं भी लिखी जा रही हैं। देवनागरी लिपि के विषय में क्या सत्य नहीं है? ये दाएं से बाएं लिखा जाता है। इसकी उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से मानी जाती है। या वर्णनात्मक लिपि, इसमें सिरोरेखा का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए देवनागरी लिपि के विषय में क्या गलत है, क्या सत्य नहीं है? देवनागरी दाएं से बाएं लिखी जाती है, ये गलत है। खरोष्टी दाएं से बाएं लिखी जाती है। उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से मानी जाती है। वर्णनात्मक लिपि है, इसमें सिरोरेखा का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए दिया है क्रमशः, देवनागरी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। इसकी उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से मानी जाती है। ये अक्षर तथा वर्ण पर आधारित लिपि, इसलिए इसे अक्षरात्मक लिपि, ये अक्षर तथा वर्ण पर जो है आधारित है, इसलिए इसको अक्षरात्मक भी कहते हैं तथा वर्णनात्मक लिपि भी कहते हैं। इसमें सिरोरेखा का प्रयोग किया जाता है कुछ अक्षरों तथा भा, धा, घा आदि को छोड़कर। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में अगर बात करें, द्विवेदी जी ने देवनागरी को संस्कृत लिपि भी कहा है।
तो किसने देवनागरी को संस्कृत लिपि की संज्ञा दी है? द्विवेदी जी ने देवनागरी को संस्कृत लिपि भी कहा। द्विवेदी जी ने कहा है संस्कृत लिपि की सरलता और शुद्धता सबको स्वीकार करनी पड़ेगी और संसार में संस्कृत के समान शुद्ध और स्पष्ट लिपि दूसरी नहीं है। सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने 1904 ईस्वी में अपने पत्र केसरी के लिए 1926 टाइपों की छँटाई करके 190 टाइपों का एक फॉन्ट तैयार किया, जिसके लिए तिलक फॉन्ट भी ये कहा जाता है। और उन्होंने उनके 1900 टाइपों का एक कॉपी सेट किया और टाइपों का एक फॉन्ट जिसे तिलक फॉन्ट भी कहते हैं, इसको बनाकर देवनागरी लिपि सुधार करने का आरंभ किया। देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है तो ब्राह्मी से। सभी भारतीय लिपियां ब्राह्मी लिपि से ही विकसित हुई हैं। देवनागरी लिपि का विकास भी ब्राह्मी से हुआ है। देवनागरी भारत की लगभग 10 प्रमुख लिपियों में से एक है। देवनागरी अक्षरिक लिपि है जो प्रचलित लिपियों रोमन, अरबी, चीनी आदि में सबसे अधिक वैज्ञानिक है। देवनागरी लिपि में एक वर्ग के लिए ध्वनि है, अर्थात प्रत्येक अक्षर उच्चारित होते हैं। देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना। तो देवनागरी लिपि की विशेषता ये एक सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है, एक ध्वनि के लिए एक ही प्रतीक प्रयोग होते हैं। जो बोला जाएगा वही लिखा जाता है। शिरोरेखा का प्रयोग सुंदरता के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता देवनागरी में नहीं है? तो देवनागरी में विकास की दृष्टि ये लिपि ब्राह्मी और खरोष्टी की समकालीन है, ये सही नहीं है। इसमें जैसा उच्चारण होता है वैसे ही लिखते हैं। देवनागरी में जैसा हम बोलेंगे वैसा ही लिखेंगे। एक ध्वनि के लिए एक ही प्रतीक है और इसमें शिरोरेखा का प्रयोग जरूरी है। तो विकास की दृष्टि से यह लिपि ब्राह्मी और खरोष्टी के समकालीन है। उक्त विशेषता इसके बारे में सही नहीं है। बाकी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि के अनुरूप हुआ है, उत्तरा शैली में लिखा गया है और साथ ही यह ब्राह्मी की समकालीन तो विकास की दृष्टि से यह लिपि ब्राह्मी एवं खरोष्टी की समकालीन है। उक्त विशेषता देवनागरी लिपि की नहीं है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि के उत्तरी शैली से विकसित होता है तथा कुटिल लिपि से हुआ है, अतः यह भी ब्राह्मी की समकालीन नहीं हो सकती। देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? तो देवनागरी अक्षरात्मक है। देवनागरी मूलतः अक्षरात्मक लिपि है, हालांकि यह वर्णमाला पर आधारित है, फिर भी विद्वान इसे वर्णात्मक नहीं मानते। प्राचीन देवनागरी लिपि का विकास अगर देखें तो प्राचीन देवनागरी का जो विकास है, तो ये जो देवनागरी के बारे में बता रहे हैं कि प्राचीन जो देवनागरी है ये इसका विकास जो है ब्राह्मी की उत्तरी शैली से 4 से 5वीं सदी में गुप्त लिपि तथा गुप्त लिपि से 6ठी शताब्दी में कुटल लिपि विकसित हुई। इसी कुटल लिपि से 9वीं शताब्दी के लगभग नागरी के प्राचीन रूप का विकास हुआ, जिसे प्राचीन नागरी के नाम से संबोधित किया जाता है। नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक कौन थे? तो जो नागरी लिपि उसके सुधार संयोजक जो थे काका कालेलकर थे। हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर अधिवेशन में गांधी जी सभापतित्व में नागरी लिपि के सुधार के लिए एक लघु समिति गठित करते हैं, जिसके संयोजक काकी कलालकर बनाई गई। इस समिति द्वारा प्रस्तुत 14 इकाइयों का सम्मेलन जो है स्वीकार किया गया है। किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि का स्वीकार किया है? तो सुनीति कुमार चटर्जी। भारतीय भाषाओं के लिए देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि को स्वीकारने वाली डॉक्टर सुनीता कुमार चटर्जी हैं। वो कहती हैं कि हम देवनागरी की जगह पे रोमन को चूज करते हैं। अब नागरी लिपि का विकास कैसे हुआ है? तो दिया है ब्राह्मी से, लेकिन ब्राह्मी बना कैसे? देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ। अब ब्राह्मी लिपि से उत्तर ब्राह्मी और दक्षिणी, उत्तर में ही गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, और कुटिल से ही शारदा लिपि, नागरी लिपि, और दक्षिणी में कन्नड़, तेलुगु, तमिल, ग्रंथ, कलिंग, पश्चिमी ये सभी आते हैं। और जो देवनागरी में आ के 12 कड़ी का सुझाव किसने दिया था? तो काका कालेलकर ने देवनागरी में आ के 12 कड़ी का सुझाव दिया था। सावरकर बंधु और काका कालेलकर ने आगे 12 तरह की खड़ी को उपयोग में लाने का सुझाव दिया, किंतु
किंतु अगर देखें तो ये स्वीकार नहीं हो पाया। उनका सुझाव था कि आ में ही मात्राओं को जोड़कर लिखा जाए। महात्मा गांधी के हरिजन सेवक में इसका प्रयोग भी हुआ था। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 1947 में देवनागरी लिपि में सुधार के लिए आचार्य नरेंद्र देव समिति का गठन किया, जिसके अध्यक्ष नरेंद्र देव थे। तो देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने 47 में देवनागरी लिपि में सुधार के लिए आचार्य नरेंद्र देव समिति का गठन भी किया था। पंजाबी की लिपि है गुरमुखी लिपि। पंजाब की लिपि गुरमुखी है। पंजाबी पंजाब क्षेत्र की भाषा है। 2 शब्दों से बना है। 5 तथा आब। आब से मतलब नदियों के क्षेत्र से है। इस क्षेत्र में 5 नदियाँ रावी, सतलज, ब्यास, चेनाब और झेलम है। देवनागरी लिपि का सबसे पहले प्रयोग कहाँ पे हुआ था? तो सबसे पहले देवनागरी लिपि का जो प्रयोग हुआ था देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? जयभट्ट के शिलालेख में। गुजरात के शासक जयभट्ट लगभग 7वीं-8वीं शताब्दी के शिलालेख में देवनागरी लिपि का जो है सर्वप्रथम प्रयोग हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार समिति की 28-29 नवंबर 53 को हुई बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित है लिपि सुधार समिति की 28-29 नवंबर 53 को हुई बैठक, जिसकी अध्यक्षता तत्कालीन उपराष्ट्रपति जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किया था। ये बैठक लखनऊ में आयोजित हुई, जिसमें अनेक प्रांतों के मुख्यमंत्री जो है और विद्वान अतिथि आए हुए थे। तो इस तरीके से हमारा जो है यहाँ पे जो अफवाह तंत्र है उसे यहाँ पे जो है अफवाह नहीं बल्कि संवैधानिक स्थिति से संबंधित जो क्वेश्चन है हिंदी साहित्य से संबंधित, तो वो हमने यहाँ पे किए। नेक्स्ट जो है ये राजभाषा, बेभाषा, बोली, संपर्क भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन की सीरीज है। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना।